हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज के इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 सजीव तथा उनके परिवेश को पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम जहां तक छोड़े थे इस चैप्टर को, वहां से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में था कि आवास किसे कहते हैं, या आवास के बारे में हम जान रहे थे। तो आवास का मतलब बताए थे कि जहां जिस जगह पर हम लोग रहते हैं या कोई जीव रहता है, वास करता है, निवास करता है, उसे हम आवास के नाम से जानते हैं। और अमूमन आवास दो तरीका का होगा, एक स्थल पर यानी जमीन पर जो वास होगा, और दूसरा होगा पानी में, जल में, जो जल में आवास होगा। तो हम लोग जमीन पर रहते हैं तो स्थलीय वास कहलाएगा, स्थलीय आवास कहलाएगा। जो जल में रहता है उसे जलीय आवास कहते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ है जलीय आवास, जल में उपस्थित आवास को जलीय आवास कहते हैं। यानी जो जल में उपस्थित आवास होता है उसे हम जलीय आवास कहते हैं। जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया इत्यादि। उसके बाद हम आवास के घटक के बारे में जानते हैं। तो आवास में मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक होता है जैव घटक, एक होता है अजैव घटक। आवास के कितने घटक होते हैं? दो घटक, एक जैव घटक और एक अजैव घटक। तो जैव घटक के अंतर्गत जितने भी सजीव है वो सब आता है, और अजैव घटक के अंतर्गत वे सभी आते हैं जो निर्जीव, जैसे हवा हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब अजैव घटक है। और ये जो अजैव घटक है, सजीव को उस आवास में रहने के लिए आवश्यक पदार्थ यानी जिस पदार्थ की जरूरत होती है वो सब प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, पेड़ को खड़ा रहना है तो उसे मिट्टी में जड़ के माध्यम से मिट्टी को पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी वो खड़ा रह पाएगा। और साथ ही मिट्टी से खनिज लवण को भी उसे ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये सब, ये जो मिट्टी का उदाहरण दिए, मिट्टी के बगैर पेड़ खड़ा नहीं हो सकता, पौधा खड़ा नहीं हो सकता, खनिज लवण मिट्टी से नहीं प्राप्त कर सकता। पेड़ ये नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अजैव घटक है वो सजीव को जीवित रहने के लिए परिस्थिति अनुकूलता प्रदान करता है। देखिए यहां लिखा हुआ है जैव घटक में सजीव आते हैं। आवास के दो घटक है, जैव घटक और अजैव घटक। तो जैव घटक में सजीव आता है तथा जल, मिट्टी, हवा, तापमान, प्रकाश इत्यादि अजैव घटक में आते हैं। अजैव घटक से सजीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी पदार्थ और उचित परिस्थिति मिलती है। जैसे पौधे को खड़ा होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है तथा मिट्टी से उन्हें जल एवं खनिज लवण भी मिलता है। अब उसके बाद है अनुकूलन। तो अनुकूलन का मतलब क्या है? अनुकूलन का मतलब है कि जैसा परिस्थिति हमें मिला वैसे परिस्थिति में हम उस परिस्थिति के अनुसार ढल गए, तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझाना चाहे तो जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति को, एक को दिया गया है 500 रुपया, एक को दिया गया है 100 रुपया। अब पहला व्यक्ति जो है, ए नाम का व्यक्ति है जिसे 500 दिया गया है, और बी नाम का जो व्यक्ति है उसे 100 दिया गया है। अब दोनों को बोला गया है कि ये जो आपको जितना भी रुपया मिला है उसमें आपको 5 दिन गुजारना है। तो ए को 500 रुपया मिला है, बी को 100 रुपया मिला है। तो ए तो आसानी से 5 दिन गुजार लेगा, यदि 100 रुपया दिन का भी खर्चा करेगा तो 5 दिन आराम से गुजार लेगा। लेकिन वहीं बी नाम का जो व्यक्ति है जिसे 100 रुपया मिला है, उसे तो उतना में ही उतना जीवन 5 दिन गुजारना है। तो वो क्या करेगा, जहां ए नाम का व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर रहा था वहां बी नाम का व्यक्ति 10 रुपया खर्चा करेगा। इस तरीका से, या 20 रुपया खर्चा करेगा। इस तरीका से जो है वो 5 दिन गुजारेगा। यानी इसको 100 में ही 5 दिन गुजारना है।
तो प्रत्येक दिन 20 रुपया खर्चा के हिसाब से वो गुजारेगा। तो ये क्या हुआ, 100 के हिसाब से अपना जीवन यापन किया, जितना था उसके हिसाब से जीवन यापन किया। तो इसको हम बोलेंगे अनुकूलन। क्या बोलेंगे, अनुकूलन। ठीक। और जैसे अब इस एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी कक्षा 6 के हिसाब से यदि हम उदाहरण देना चाहे, जैसे मान लीजिए ऊंट है, ऊंट रेगिस्तान में रह रहा है और रेगिस्तान में रह रहा है और रेगिस्तान में बालू इलाका होता है, वहां पर ऊंट को चलना है। तो ऊंट को चलने के लिए ऊंट का पैर गद्देदार होना चाहिए ताकि बालों में धंसे नहीं। यदि उसका पैर ऐसा हुआ कि बालों में धंस जाए तो आसानी से नहीं चल पाएगा, कुछ दूर जाएगा और ऊंट परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। तो उसमें एक अनुकूलन आ गया। अनुकूलन का मतलब है कि उसका पैर जो है गद्देदार बन गया, और गद्देदार बन गया तो उसका क्षेत्रफल बढ़ा और वो बालों में नहीं धंस रहा है उसका पैर। तो इस तरीका से वो रेगिस्तान वाले इलाके में भी, बालू वाले इलाके में भी आसानी से लंबे समय तक वो चल सकता है, लंबी दूरी तय कर सकता है। और साथ ही वहां पर पानी की कमी होती है तो उसके अंदर एक और गुण होता है कि एक बार ही ढेर सारा पानी पी लेता है और 4-5 दिन या कई दिन तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। तो ये सब क्या, उसके परिस्थिति के अनुसार उसका शरीर ढल गया है, क्योंकि वहां पानी मिलता नहीं है तो डेली पानी मिलेगा नहीं, तो एक बार ही उतना पानी पी लिया और 4-5 दिन या कई दिन तक वो ऐसे बिना पानी पिए रह गया। और साथ ही जब रेगिस्तान में आंधी आता है तो ढेर सारे बालू के कण, रेत के कण उड़ते हैं, तो आंख में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऊंट का जो आंख वाला जो रोआ होता है, जिसको पुतली बोलते हैं हम लोग, आगे वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, वो भी बराबर होता है ताकि धूलकण आंख के अंदर ना जा पाए। तो देखिए लिखा हुआ है कि अनुकूलन, ऊंट के गद्देदार पैर उसे रेत में चलने में मदद करती है। यदि ये गद्देदार पैर नहीं होगा तो सही से वो नहीं चल पाएगा। यदि मान लीजिए घोड़ा जैसा पैर हो गया, उसका खूर जैसा हो गया, तो वो वहां पर नहीं चल पाएगा। तथा ऊंट की पलकें लंबी होती, पलकें ये वाली जो बोल रहे हैं, पलकें लंबी होती है, जिसके कारण ऊंट की आंख में रेत नहीं जा पाता है। यह एक बार में ही ढेर सारा पानी पी जाता है, उसके बाद पानी पिए बिना कई दिन तक रह जाता है, अभी बताए थे। इसमें मूत्र विसर्जन बहुत कम होता है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। यानी ये जो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, मूत्र विसर्जन, मल मूत्र जिसको बोल सकते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, जिससे उसके शरीर में जल संरक्षण को मदद मिलता है। मरुस्थल में रहने वाले छोटे जीव के शरीर पर कठोर स्केल होती है, इससे जल के ह्रास में कमी आती है। और जो मरुस्थल में छोटे छोटे जीव होती है, उसके त्वचा पर मोटी चमड़ी जैसी कोई संरचना होती है, स्केल होती है, जिससे उसके शरीर से पानी जो बाहर निकलता है ना, उसको रोकता है। और पानी जब शरीर से बाहर निकलने के लिए वो रोकेगा तो शरीर में पानी बनी रहेगी और वो लंबे समय तक बगैर पानी का रह सकता है। मरुस्थलीय पादप की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती है ताकि जल ले सके। कुछ पादप की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है और जल संरक्षण में मदद मिलती है। यानी पहले ही बता चुके हैं, जो मरुस्थल वाला स्थान होता है वहां पानी की बहुत कमी होती है, तो वहां जो भी पौधा उगेगा उसको पानी कैसे मिलेगा, तो उसका जड़ जो है बहुत जमीन के अंदर चला जाता है, बहुत गहराई में चला जाता है। और बहुत गहराई में चला जाता है तो गहराई में पानी है, वहां से वो पानी को प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा। यही तो अनुकूलता है, जैसा परिस्थिति मिलेगा वैसे परिस्थिति में हम लोग ढल जाएंगे। ठीक। तो और कुछ पादप जो है, उसका जो पत्ती है वो कांटों के रूप में बदल जाता है ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो। कैक्टस की पत्तियां बहुत ही छोटी कांटों जैसी आकार की होती है। इसकी जड़ें काफी गहरी होती है, जिससे जल अवशोषण भरपूर मात्रा में होता है। ये तो पहले ही बता दिए कि जो पादप है मरुस्थल का, रेगिस्तान का, उसकी पत्ती जो है कांटों के रूप में बदल जाती है, और कांटों के रूप में बदलेगी तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और जड़ें जो है काफी गहराई तक जाएगी। पर्वतीय आवेश, पर्वतीय क्षेत्र अक्सर ठंडे होते हैं, यहाँ जाड़े में बर्फ भी गिरती है।
जो पर्वतीय आवास होता है वहां जाड़े के मौसम में बर्फबारी होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो पौधे होंगे देखिए कैसा होगा, शंकु जैसा। पर्वतीय आवास के पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। शंकु के आकार के मतलब ऐसे होते हैं। और इसका रीजन क्या है, तो जब बर्फबारी होगा तो इसके ऊपर बर्फ नहीं रुकेंगे, ठहरेंगे नहीं, वो नीचे गिर जाएंगे। यदि इसके ऊपर बर्फ ठहर जाएगा तो ठंड के मौसम में वैसे सूर्य भी बहुत कम निकलता है, ना के बराबर निकलता है। तो यदि यहाँ बर्फ जमा हो जाएगा इसके ऊपर, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्ती या पेड़ बढ़िया से ग्रहण नहीं कर पाएगा। बढ़िया से ग्रहण नहीं कर पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए इस तरह से इसमें गुण पाया जाता है कि ये इस प्रकार से है कि बर्फ भी गिरेगा तो ये रुकेगा नहीं, फिसल जाएगा। शंकु के आकार का होता है तथा पत्तियां सुई के आकार की होती है, जिस कारण बर्फ टिकती नहीं। इस आवास में रहने वाले जंतुओं में घने रोएं होती है। तो यहाँ जो ठंडे प्रदेश है उसमें जो जीव है, जानवर है, उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होंगे, रोएं होंगे, और ये उसे ठंड से बचाती है। और साथ ही पहाड़ी इलाके में, ठंडे प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्र में जो बकरी होती है उसका खूर, जिससे वो चलता है, चार ऊपर जो होता है उसका नीचे वाला जो खूर है वो बहुत मजबूत होता है। इसलिए वो जो तीखी ढलान होती है ना उस पर भी आसानी से वो दौड़ जाता है, दौड़ता है, चढ़ता है, उतरता है। तो वो किसके कारण होता है, उसका जो खूर होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसके कारण होता है। पहाड़ी बकरे के खूर बहुत मजबूत होता है, जिसकी सहायता से तीखी ढलान पर भी आराम से दौड़ लेता है। ठीक, उसके बाद घास स्थल। इस आवास में जलवायु गर्म होती है, प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध रहता है, लेकिन सघन आबादी के कारण संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ये जो घास स्थल है, यहाँ खास करके समतल मैदान की बात हो रही है। घास स्थल के बारे में यदि हम बता रहे हैं तो अमूमन समतल मैदान की बात होती है। और समतल मैदान में जहां जलवायु कैसा है, गर्म है, वहां पर बारिश भी होगा, हर एक तरह का मौसम होगा। तो वहां पर पानी की मात्रा, मिट्टी उपजाऊ और अन्य संसाधन वहां उपलब्ध होता है, खेती भी बढ़िया से होती है। इसलिए यहाँ पर सघन आबादी पाई जाती है। और इसी सघन आबादी के कारण इतना घास स्थल होने के बावजूद भी, इतना भोजन उपलब्ध होने के बावजूद भी यहाँ कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, यही लिखा गया है। अब उसके बाद जलीय जीव। मछली अपने धरारेखीय शरीर के कारण आसानी से पानी में तैर लेता है। यानी यहाँ से इधर जो भी हम बता रहे हैं अनुकूलन से, यहाँ से जो भी बता रहे सब अनुकूलन ही है। ये जो मछली जो है वो अपना, उसका जो शरीर है वो धारारेखीय क्यों होता है, क्योंकि उसको तैरने में आसानी होगी, इसलिए उसका शरीर धारारेखीय होता है। और ये ऑक्टोपस, इसका शरीर धारारेखीय नहीं होता है, लेकिन यह अपने शरीर को किसी भी आकार का बना लेता है। ये जो ऑक्टोपस है इसका शरीर धारारेखीय नहीं है, लेकिन ये इच्छा अनुसार अपने शरीर को किसी भी आकार में ढाल लेता है। ठीक, तथा अपना रंग भी आसपास के माहौल जैसा कर लेता है। यह अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए स्याही जैसा द्रव छोड़ता है। और ये जो ऑक्टोपस है इसका गुण छिपकली के जैसा है। ये ऑक्टोपस का गुण कैसा है, छिपकली के जैसा। जिस प्रकार से आप लोग सुने होंगे छिपकली रंग बदलता है, वैसे ये भी रंग बदलता है। यानी जैसा परिवेश होगा उस रंग में वो ढल जाएगा। और साथ ही जब कोई दुश्मन इसका पीछा करेगा तो अपने शरीर से कुछ द्रव निकालता है स्याही जैसा, और स्याही जैसा द्रव निकालता है तो वहां धुंधला हो जाती है। और धुंधला होने के कारण जो जीव इसका पीछा कर रहा है, जो शिकारी इसका पीछा कर रहा है, उसे दिखाई नहीं देता और ये आसानी से छिप सकता है। अब उसके बाद जलीय पादप। यह 3 प्रकार का होता है। जलीय पादप कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब ये 3 प्रकार जो है ना, जल में पादप कहां पर है, जल के ऊपर है, जल के सतह पर है, जल के नीचे, इसके आधार पर यह बांटा गया। तो कुछ पादप होता है जो जिसकी जड़ें तल में लगा रहता है,
पानी का जो तल है, नीचे जमीन है, उसमें लगा रहता है, लेकिन पादप ऊपर होती है। ठीक, पादप ऊपर होती है, या फिर बोल सकते हैं उसका जो पत्ती है जल के सतह पर होती है। जैसे कमल का फूल, कमल का फूल बाहर निकलता है और उसका जो पत्ती है पानी के ऊपर तैरते रहता है। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार, जो पौधा पानी से जड़ से मतलब जमीन से निकलता है और वो पानी के अंदर ही अपना विकास करता है, पानी के अंदर ही रहकर अपना विकास करता है। ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरा प्रकार का पौधा हो गया। तीसरा क्या, कि पानी के सतह पर ही लत्ती जैसे लतर जाता है। तो इस तरीका से देखा जाए तो ये जो जलीय पादप है, जलीय पादप, ये 3 प्रकार से होता है। देखिए लिखा हुआ है, कुछ पादप का जड़ तल से लगी होती है लेकिन पत्ती जल के सतह के ऊपर तैर रहती है। कुछ पौधे पूरी तरह पानी में डूबे रहते हैं, ये दूसरा हो गया। तथा कुछ पौधे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ये सब हो गया अनुकूलन का उदाहरण। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है, जैसे शेर का उदाहरण है। शेर शिकार करता है, दूसरे जीव को मार के खाता है, इसलिए उसका जो पंजा है, उसका जो पैर वाला हिस्सा है, वो गद्देदार होता है, ताकि चलेगा तो आवाज ना निकले। यदि मान लीजिए कोई शिकार आगे में है, वो दौड़ के जा रहा है और उसका आवाज कर रहा है पैर चलते समय, तो शिकार सतर्क हो जाएगा और भाग जाएगा। इसलिए उसका पैर जो है गद्देदार होता है, और नाखून को वो चाहे तो मोड़ सकता है और चाहे तो जब इच्छा अनुसार हो उसको खोल सकता है। तो जब शिकार करने जाता है तो नाखून को अंदर कर लेता है, जब शिकार को मारना होता है तो नाखून बाहर करके उसे झपट करके मार के खाता है। उसी तरीका से बाघ का भी है। बाघ में जो कलर होता है, इस तरीका से जो डिजाइन होती है, इस तरीका से जो डिजाइन होती है, वो इसलिए होता है ताकि वो शिकार को नजर ना आए। मटमैला जैसा रंग का होता है, यानी जैसा वहां का बोल सकते हैं कि वातावरण है, जैसा वहां का परिस्थिति है, वैसा बाघ का शरीर होता है, ताकि वो छिप जाए शिकार से और आसानी से बिना शिकार को दिखे, या आसानी से उसका शिकार करे। तो आज के क्लास में इतना ही था, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर सजीव तथा उसका परिवेश समाप्त होता है। अब अगले के वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे।